बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम 40 मार्क्स वाला जीके जीएस जो कि कॉमन पेपर होता है, सभी वर्ग के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। चाहे वो किसी भी आप विषय के शिक्षक बनने वाले हैं और उसके एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, तो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यानी इतिहास से संबंधित जो होगा 8 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपको जो ये वो साइंस होती है उसमें से 8 क्वेश्चंस होता है, भूगोल से 8 क्वेश्चन होता है। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख करके जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में 8-8 करके इसको 5 भागों में तोड़ करके पूछे जाते हैं, उस 5 भागों को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो यह कॉमन पेपर है, किसी भी वर्ग के एग्जाम्स दे रहे हैं आप तो आपको इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। तो आइए शुरुआत करेंगे अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। और पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जहाँ जैव विविधता, हॉट स्पॉट, प्रवाल भित्तियों और ज्वालामुखी तीनों में पाए जाते हैं, वह क्या है? Which Indian state UT has been biodiversity hotspot, coral reefs and the volcano is present। तो यहाँ भारत का वह राज्य जहाँ जैव विविधता, हॉटस्पॉट, प्रवाल भित्तियां और ज्वालामुखी तीनों ही पाए जाते हैं, वह दिए गए ऑप्शन में से कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों अंडमान और निकोबार। याद रखेंगे, अंडमान और निकोबार एक ऐसा द्वीप समूह है जहां जो है जैव विविधता, हॉटस्पॉट, प्रवाल भित्ति और ज्वालामुखी तीनों के तीनों जो है उपस्थित होते हैं। बैरन द्वीप का आपने नाम जरूर सुना होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर था। आइए बढ़ेंगे अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहेगा आपके स्क्रीन पर, भारत में सबसे पुराना गोंडवाना भूभाग किस क्षेत्र में उपस्थित है? याद रखेंगे, अभी हम भूगोल के क्वेश्चनों को यहाँ पर देख रहे हैं। भारत में सबसे पुराना गोंडवाना भूभाग किस क्षेत्र में उपस्थित है? द ओल्डेस्ट गोंडवाना लैंड मैस इन इंडिया इज लोकेटेड इन। भारत में सबसे पुराना गोंडवाना भूभाग किस क्षेत्र में उपस्थित है? दिए गए इस प्रश्न दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा कि दोस्तों भारत में सबसे पुराना गोंडवाना भूभाग जो है वह सी भूमि में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में रहते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं, जो पहली बार टीआरई एग्जाम से दे रहे हैं, उनको तो गौर फरमाने की आवश्यकता 100% है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस भारतीय राज्य की लगती है? विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद द बांग्लादेश? यह प्रश्न आपके सामने तीसरा नंबर है। आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा अगर ये है सीमा लगता है तो बांग्लादेश के साथ लगता है, या बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा सीमा किसी देश के साथ लगती है तो वह भारत है। तो ऐसे में भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगती है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगता है। याद रखेंगे, बंगाल को ही तोड़ करके बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल बनाए हैं, ऐसे में पश्चिम बंगाल उसका सही आंसर हो जाता है। इस संबंध में अगर बात करें दोस्तों तो लिखा गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक है। इसमें पश्चिम बंगाल का हिस्सा 2217 किलोमीटर है, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने सी इस प्रश्न का सही आंसर हो गया था। देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से कहां पर है? वेयर इज द लार्जेस्ट यूरेनियम रिवर्स जो है रिजर्व इन इंडिया? याद रखेंगे, भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहां उपस्थित है? तो चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है, चौथे का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों, तेलंगाना पहले ये आंध्र प्रदेश में आता था, आप सबको याद रखना चाहिए। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चंबल नदी किस प्रमुख नदी की सहायक है? चंबल नदी किस नदी की सहायक है? याद रखेंगे, चंबल रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर? याद रखेंगे, चंबल नदी किस प्रमुख नदी की सहायक रूप में जानी जाती है? 5वें का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। यमुना नदी की सबसे सहायक नदी जो है चंबल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट इनलैंड लेक इन इंडिया? वुलर झील, चिल्का झील या पुलिकट झील? यहां पर देखिएगा, सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील की कहा जा रहा है।
तो सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील जो है वह सांभर झील है। याद रखेंगे, सांभर झील है जो दिए गए ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से जो है कोई आंसर इसका सही नहीं हो जाएगा। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील के रूप में जानी जाती है। प्रश्न है कि कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर गंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन है? 7वें का सही आंसर हो जाएगा यमुना जो है दोस्तों, वह गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है भारत का जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? 8वें का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम मात्रा में जनसंख्या घनत्व है। वहीं पर अपना बिहार जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में प्रथम स्थान हासिल किया हुआ है। तो आइए बढ़ते चलते हैं। अब तक जो है 8 क्वेश्चन हमने भूगोल के देखे हैं जो कि भारतीय भूगोल से संबंधित है। दोस्तों यहां से शुरू हो जाएगा, अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 8 क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे जैसे एग्जाम्स में पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में आपको वैसा ही पैटर्न मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हम रोकना चाहेंगे आपको 30 सेकंड के लिए। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो हमारी YouTube चैनल आपको प्रदान करती है पीडीएफ के रूप में ई बुक हिंदी इंग्लिश क्वालीफाई पेपर जो है वह 30 अंकों का 302 पेजों का, वहीं पर जीके जीएस 40 मार्क्स का जो है वह 40 अंकों का जो है 456 पेजों में आपको पीडीएफ के रूप में ई बुक प्रदान करती है। दोस्तों उसी ई बुक का यह एक मैं प्रैक्टिस सेट आपके सामने पढ़ा रहा हूं। यदि आपको चाहिए तो आप दिए गए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से उसे दोनों ई बुक को पीडीएफ के रूप में परचेज कर सकते हैं। तो यदि आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने 9वां नंबर यहां से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। फर्रुखाबाद विद्रोह 1857 के संग्राम किस चरण से हुआ है? फर्रुखाबाद विद्रोह 1857 के संग्राम के किस चरण से हुआ? सही आंसर है कि फर्रुखाबाद विद्रोह 1857 के संग्राम किस चरण से हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है 9वें का ऑप्शन नंबर बी, यह मध्य चरण से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 10वां नंबर। प्रश्न आपके सामने कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई है? हु among the following was the titled लोकमान्य। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई है? तो 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो है लोकमान्य के नाम से किन्हे जाना जाता है। तो लोकमान्य याद रखेंगे 10वें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, ये आपका मिलाकर के तीसरा क्वेश्चन होना चाहिए। भगत सिंह ने अपनी आत्मकथा किस शीर्षक से लिखी थी? भगत सिंह जो है अपनी आत्मकथा किस शीर्षक से लिखे हुए थे? तो अंडर विथ व्हाट टाइटल डिड भगत सिंह राइट हिज ऑटोबायोग्राफी। भगत सिंह ने अपनी आत्मकथा किस शीर्षक में लिखी थी? 11वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्यों मैं नास्तिक हूं। याद रखेंगे भगत सिंह की अपनी आत्मकथा किस शीर्षक में लिखी गई है? इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा क्यों मैं नास्तिक हूं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? 1939 में कांग्रेस से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो इस्तीफा दे दिया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो याद रखेंगे उन्होंने कौन सी पार्टी निम्नलिखित में से बनाई थी? विच पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम INC इन 1939। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 12वीं का ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पार्टी का स्थापना किया या उन्होंने बनाया था इसको। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हंटर कमीशन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? हंटर कमीशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से की गई थी? वाई वाज द हंटर कमीशन फॉर्म्ड। याद रखें हंटर कमीशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया गया था? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है याद रखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमीशन की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने 14वें नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न कहता है, यह TRE 2 में आया हुआ था क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किनके द्वारा दिया गया है? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हसरत मोहानी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
मेरे प्यारे साथियों 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पहली बार कदम कब रखा था। When did गांधी जी फर्स्ट इंटर्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स। याद रखेंगे महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पहली बार कब कदम रखा था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि 1917 की चंपारण सत्याग्रह में जो है पहला कदम भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया, जब राजकुमार शुक्ला उनको चंपारण के लिए आमंत्रित किए थे। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। हु वेयर द फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। 16वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास जो है इनके द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर खत्म होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि 8 दूना 16 क्वेश्चन अब हो गए हैं। अब यहां से हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। प्रश्न है 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान है जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट इंटर्ड टॉप 100 ऑफ द QS रैंकिंग 2025। इस 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है 18 नंबर के हाल ही में किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को नोबेल के समकक्ष ब्लैक होल अवार्ड मिला हुआ है। हाल ही में किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को नोबेल के समकक्ष ब्लैक होल अवार्ड जो है वह मिला हुआ है। विच इंडियन वुमेन साइंटिफिक रिसीव द ब्लैक होल अवार्ड। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 18वें का ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि श्री अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। प्रश्न है श्री अन्न योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द श्री अन्न योजना। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना जो है भारतीय सरकार के द्वारा यह लाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 20वां नंबर प्रश्न है कि 2024 का भारत जल मिशन किस लक्ष्य पर केंद्रित था। अब ये मत सोचिएगा कि 24 का 25 का करंट अफेयर्स होना चाहिए। कभी कभी एग्जामिनेशन में 24 23 भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। वो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, इसलिए कम से कम 2 साल का जो ये करंट अफेयर्स है उसको तो जरूर बैकअप रखें। 2024 का भारत जल मिशन किस लक्ष्य पर केंद्रित है। इस प्रश्न का सही आंसर है 20वें का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे हर घर जल। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताने हैं दोस्तों कि आप जो है इस कुल मिलाकर 40 क्वेश्चनों में कितने सही कर देते हैं। यदि आप हमारे ई बुक परचेज कर लेते हैं और उसको बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं, यकीनन समझिए कि आप जो है 40 अंकों में 35 36 30 यानी 30 प्लस तो आप आंकड़े 100% रखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न आपके सामने है कि पहलगाम में सहतूत के मैदान में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले में कितने नागरिकों की मृत्यु हुई थी। पहलगाम में सहतूत के मैदान जो है उसमें 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादी हमले हुए, उसमें कितने नागरिकों की मृत्यु हुई थी। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 भारतीय लोगों की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहता है प्रश्न कि ब्रिक्स में 2025 में शामिल नया सदस्य कौन है। ब्रिक्स में 2025 में शामिल हुआ नया सदस्य निम्नलिखित में से कौन है। 22 का ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। 23वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि AI गवर्नेंस एक्ट 2025 किस देश ने पारित किया है। विच काउंट्री पास द AI गवर्नेंस एक्ट 2025। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों कि AI गवर्नेंस एक्ट 2025 जो है किस देश ने पारित किया था। तो 23 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, यह जापान के द्वारा पेश किया गया है। उसके बाद 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है। 2025 में वह कौन खिलाड़ी है जिसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दिए गए जो ऑप्शन है उसमें किसी को जो है 2025 में पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। 24 का ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निगेटिव से भी ज्यादा खतरनाक होती है दोस्तों ये ई नंबर ऑप्शन, इसलिए इससे अलर्ट रहने की जरूरत है। आइए प्रश्न देखते हैं। रूट अंडर एक्स प्लस 1/1 बाई रूट अंडर एक्स बराबर 5 है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है रूट अंडर एक्स और प्लस लिखा है 1/रूट अंडर एक्स। ठीक है, बराबर में कितना लिखा गया 5, दोनों तरफ बर कर लीजिए। बर करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट अंडर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2ab होता है तो 2 गुने रूट अंडर एक्स हो जाएगा और मल्टीप्लाई 1/रूट अंडर एक्स हो जाएगा। बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ऐसे में देखेंगे रूट एंड
से रूट अंडर कट जाएगा, स्क्वायर यहाँ पर जब हटाएंगे प्लस बी स्क्वायर भी यहाँ पर होगा, याद रखेंगे। एक बार पुनः हम इसको कोशिश करते हैं। रूट अंडर आपके पास क्या है, एक्स है और प्लस 1/√अंडर एक्स है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 5 दिया है, दोनों तरफ बढ़ कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास एक्स हो जाएगा और प्लस 2ab होता है तो 2 गुने 1 यहाँ पर √x गुने 1/√x होता है, और प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस 1/x 1/√x का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/x आएगा। 50 कितने हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x प्लस 1/x, और यहाँ पर देखिए प्लस में 2 है, इधर लेकर चले जाइएगा तो 25 में से 2 घट जाएगा, 23 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 23 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर था। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या का 20% उसी दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, दोनों संख्या का अनुपात क्या है। किसी संख्या का 20%, याद रखेंगे, किसी संख्या का 20%, मान लीजिए कि a का 20% जो a गुने 20% का मतलब 100 हो जाएगा, और उसी तरीके से b का जो है वह 40% के बराबर है, तो b गुने 40 बटा क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, ठीक है। अब ये 100 से 100 कैंसिल करा दीजिए, a रहने दीजिए, ये 40 यहाँ पर b जो है इसको नीचे लेकर के चले आइएगा, ठीक है। उधर बच जाएगा 40, यहाँ रखें 40 बच जाएगा, ये 20 जो है नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, कटा दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2:1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, इसका व्यास कितना हो जाएगा। सबसे पहले वृत्त की परिधि आप समझ लीजिए, 2πr का मान दिया गया है, 2πr का मान दिया गया 88 सेंटीमीटर, 2 रहने दीजिए, पाई का मान 22/7 होता है, r रहने दीजिए और बराबर 88 कर दीजिए, ठीक है। इसको रहने दीजिए, यहाँ पर आप r है, कटा दीजिए, 22 का 88 हो जाएगा, और उसके बाद कटा दीजिए, 2 दूना कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में गुना कीजिए, 7 दूना कितने, 14, r का मान आपके पास कितने आ गया, 14 आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। और आप सभी समझते हैं कि व्यास जो होती है वह त्रिज्या की दुगुनी होती है, अर्थात 14 में आप 2 से गुना कर दीजिए, 14 दूना 28 सेंटीमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम आपको लगातार जो है वीडियो आपको प्रदान करते रहें और आपका अंतिम सिलेक्शन 100% हो जाए। प्रश्न है, यदि दो संख्या 6:7 के अनुपात में है और इनका अंतर जो है 33 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो जब भी कभी भी अनुपात में दिया गया हो क्वेश्चन तो दोस्तों कुछ नहीं करते, सबसे पहले उसमें 1 से गुना करा देते हैं। 6x और इसका 7x जो है उसका दोनों का अंतर आपके पास दिया गया है 33, याद रखेंगे। 6x में से 7x हटाइएगा, माइनस में x बच जाएगा, बराबर में 33 हो जाएगा। कोई संख्या निगेटिव नहीं होती है, यही कारण है कि x का मतलब आपका 33 हो जाएगा। बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी संख्या 7x है, 7 में 1 से गुना करा दीजिए, x का मान 3 है, 33 है, 7 तिरी का 21 का 1 होगा, 7 तिरी का 21 2 23 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आपके पास आंसर हो जाएगा 231, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये माइनस जो है इसके अगले सूत्र में जहां माइनस आएगा वहां उसको प्लस कर देगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पर कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और इसको कीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2ab और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। माइनस से गुना कीजिए तो यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर और प्लस में बचेगा 2ab और प्लस में बचेगा b स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab और उसके बाद प्लस माइनस पुनः क्या हो जाएगा माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा दीजिए, b स्क्वायर से b स्क्वायर, प्लस माइनस कट गया, 2ab और 2ab जोड़ देंगे तो 4ab हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4ab इस प्रश्न का राइट आंसर है। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन कि एक टंकी को 2 पाइप ए और बी क्रमशः 10 और 15 मिनट में भरते हैं, दोनों एक साथ खोलें तो कितने मिनट में वो एक साथ भर देंगे। यानी यह वर्क या पाइप से क्वेश्चन समझेंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन के कि दोनों अलग अलग करते हैं और दोनों मिल करके करेंगे तो कैसे होगा, ऐसे में इसका आंसर निकालने के लिए दोनों का गुना गुने बटा दोनों का जोड़ कर देते हैं। तो दोनों का गुना बटा दोनों का जोड़, तो 10 और प्लस क्या हो जाएंगे 15। 10 में 15 से गुना कीजिएगा 150 हो जाएगा और 10 में 25 आप जोड़िएगा तो आपके पास 15 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। 25 को कटाइएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का कहने का मतलब कि 6 मिनट में दोनों पाइप मिल करके उसको टंकी को भर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है।
दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि किसी संख्या का 25% भाग 300 है तो वह संख्या निम्नलिखित में से क्या हो जाएगी। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर 40 मार्क्स जीके जीएस जिसमें हर एक चीज आपको पढ़ाई जा रही है। या दोस्तों यदि आपको यह वाली जिससे हम ये पढ़ा रहे हैं यह ई बुक आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। किसी संख्या का 25% भाग 300 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 25% जो है वह 300 के बराबर है तो याद रखेंगे तो 25% भाग 300 है तो 1 गुने 25 कर लीजिए और बटा में प्रतिशत के लिए 100 कर दीजिए, बराबर में 300 हो जाती है तो ऐसे करिए 25 चौका 100 और 400 में 3 से गुना कर दिए 4 तिहाई 1200 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। मैथमेटिक्स का अंतिम क्वेश्चन यहां पर होगा। दोस्तों प्रश्न देख लीजिएगा, 100 मीटर की दूरी तय करने में कोई व्यक्ति 9 सेकंड लेता है तो उसकी गति क्या हो जाएगी। 100 मीटर की गति दूरी तय करने में यदि कोई व्यक्ति 9 सेकंड लेता है तो गति क्या हो जाएगी। प्रश्न यहां सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा कितना समय होता है। तो याद रखेंगे दूरी कितनी है 100 मीटर है, 100 में आप भाग दीजिएगा 9 से तो 100 में 9 से भाग दीजिएगा 11.11 बार में यह कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों यहां से शुरू होगा अब साइंस के क्वेश्चंस, चूंकि अब हम लोग 33वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फाइनली 8 क्वेश्चंस देखेंगे साइंस का। इसी तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों। प्रश्न है शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है तो शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 34वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। निम्नलिखित में से दिए गए वह कौन सा तत्व है जिसको रेडियोधर्मी के रूप में आप नहीं जानेंगे। याद रखेंगे इस 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम ये सबके सब रेडियोधर्मी तत्व के रूप में जाने जाते हैं और हमसे नहीं पूछा गया है। प्रश्न आपके सामने कि डीएनए का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है। याद रखें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर देख लीजिएगा, किस गैस का उपयोग वेल्डिंग में होता है। तो याद रखेंगे वेल्डिंग में जिस गैस का प्रयोग करेंगे उसका नाम एसिटिलीन गैस होती है। दोस्तों आगे बढ़ते चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 37वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। विच टिश्यूज द ट्रांसपोर्ट द वाटर इन द प्लांट्स। याद रखेंगे पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होती है। 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम ऊतक के माध्यम में पौधे में जल का परिवहन होता है और फ्लोएम के माध्यम से खाद्य पदार्थों का परिवहन होती है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहां होती है। इन द ह्यूमन बॉडी वेयर इज द रेड ब्लड सेल यानी प्राइमरली प्रोडक्ट्स। याद रखेंगे मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है। 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा में जो होती है मानव के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते चलाते हम 40 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ जाते हैं और आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा ताकि हमको पता चल जाएगा कितने लोग जो है हमारे इस क्लासेस को शुरू से अंत तक देख रहे हैं और हमें वीडियो बनाने जरूरत है। तो प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। विच गैस इज इन द ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित की जाएगी। आपको इसका आंसर कमेंट करके हमें बताने हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, आपको हमारा ये क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। आप किस जिले से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं जरा जरूर इसके बारे में लिख दीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।